हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है और फोर्थ यूनिट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड की। और इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि यूनिट थर्ड जो है अपनी कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और बाकी अगर आपने हमारी जो यूनिट जो मैंने बना रखी है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति। राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नीति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, राजनीतिक का मतलब होता है जिसमें सरकार आती हो। ठीक है, भारत की राजनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी राजनीति की अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या आती है? सरकार। इसमें राजनीति का मतलब क्या? सरकार से है। और दूसरी बात अर्थव्यवस्था, मतलब सरकार क्या करती है? कोई सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में सोचती है, मतलब आर्थिक विकास के बारे में सोचती है। अब तीसरा वर्ड आ गया इसमें नीति। अब इन तीनों वर्ड को कनेक्ट करके हम इसको जानेंगे। देखो, राजनीति में सरकार, इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, मतलब आर्थिक विकास से है या फिर पैसों को लेकर ना, अमीर जो है अमीरी देखकर कोई नीति वगैरह से, मतलब इसमें अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा आता है नीति, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अब इसको हम तीनों को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, नीति जो होती है उसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, तो वो लोक नीति बन जाती है। ठीक है, और वो जो निर्माण, जो भी नीति का निर्माण किया गया वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया गया, जो सरकार के द्वारा किया गया। तो इसको हम बोलेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति। ठीक है, सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई गई और उसको थ्रू क्या किया गया, उसके थ्रू आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया, इसको हम बोलेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है ना, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति, उसमें जानेंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने ये जो नोट्स है वो तैयार किए हैं, तो इसको देखते और समझते हैं। लोक नीति का निर्माण करते समय और उसको लागू करते समय पहले बनाई जाएगी वो नीति जो सरकार के द्वारा है, वो बनाई जाएगी और उसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस समय जनता के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब जनता के हितों को या फिर भले को ध्यान में रखकर ही उस पॉलिसी को बनाया जाता है और लागू किया जाता है। तथा जनता के बीच में जो भी टकराव होते हैं, ठीक है, उसको किसी भी समस्या को लेकर उसका समाधान करने पर भी जोर दिया जाता है कि जनता के बीच में बहुत से टकराव रहते हैं। कुछ जनता चाहती है कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन कुछ जनता चाहती है कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, मतलब अलग अलग विचारधारा होती है, तो उसका समाधान करने की भी कोशिश की जाती है, और उन सबको ध्यान में रखकर एक ऐसी नीति बनाई जाती है जिस पर सभी लोगों की क्या हो, सहमति हो। ठीक है, तो सरकार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है जब वो नीति का निर्माण करती है। आगे बोला गया है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में देश में, समाज में शांति बनाए रखने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है, तथा देश की तरक्की के लिए या देश का आर्थिक विकास करने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था वाली बात कर रहे हैं जिसमें आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास पर ही ध्यान दिया जाता है। आर्थिक विकास करने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है, और यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंदर यही आता है कि जनता के हितों की ओर ध्यान रखा जाएगा, शांति बना के रखी जाएगी। दूसरा, सरकार क्या करेगी, आर्थिक विकास के लिए कोई कानून बनाएगी। यही राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ आता है। जैसे कि कुछ लोग व्यापार को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, व्यापार या ट्रेड वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं, और रोजगार प्राप्त करके भी लोग क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं या अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। लोगों को, अगर लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। तो अगर लोग रोजगार का अवसर अगर उनको मिल जाता है, मतलब उनको क्या मिल गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो वो क्या करेंगे, अब अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे। सबसे पहले अपना विकास, देन उसके बाद अगर सभी लोग मिल जाएंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास खुद ही हो जाएगा, जब रोजगार का अवसर मिलेगा उनको। ठीक है, यह विकास किया जा सकता है, और यह सब एक प्रकार की लोक नीति है, जनता के भले के लिए बनाई जाती है और यह हित के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तब लोगों की आय बढ़ने लगेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जब विकास होगा तो आय बढ़ने लगेगी, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण सरकार की इनकम या आय भी बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार के बढ़ने के साथ साथ जनता सरकार को क्या करेगी, कर जो है या टैक्स देगी। मतलब मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बेरोजगार है, इसमें बताया गया है कि मतलब जो सरकार है वो क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर लोगों को रोज़गार मिल जाता है, ठीक है, जैसे मान के चलो अब लोग क्या कर रहे हैं, काम पे जाने लग गए, उनकी जॉब लग गई है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा जो पैसा है वो जो मतलब कि अपनी देश है उसके अंतर्गत चलता रहेगा, इधर उधर
चलता रहेगा, ठीक है, उसका आदान प्रदान होता जाएगा। तो सरकार को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। अब सरकार उसका कुछ परसेंट अपने पास रखती है, ठीक है, बाकी जो कट के जाता है वो उनकी सैलरी बन जाती है। तो इसी बात पे ना, जब लोग रोज़गार अगर लोगों को प्राप्त होगा तो साथ ही साथ जनता क्या करेगी, जो जिनको रोज़गार मिला है वो सरकार को अब क्या देगी, टैक्स देगी, सरकार को अब कर देगी। अब इसके बाद बोला गया लोक नीति का निर्माण बाजार के अंतर्गत मौजूद कमियों को दूर करने के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है, मतलब बाजार के अंदर जितनी भी कमियां हैं ना उसको दूर करने के लिए भी लोक नीति का निर्माण किया जा सकता है। अब बाजार का मतलब क्या है, इसमें ना अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित हम बाजार के अंतर्गत की बात भी करेंगे, ठीक है, जितनी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रॉब्लम है या कमियाँ है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है लोक नीति के द्वारा, तभी तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था बन सकती है। जैसे कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए लोक नीति का निर्माण करना, या फिर लागत, जो भी किसी वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसको कम करने के लिए, ठीक है, या फिर लोक नीति का निर्माण कि देखो अगर लागत को कम करेंगे ना तो उसके बाद जो उसका मार्केट प्राइस होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा लिमिट में होगा। अगर लागत ही कॉस्ट, मतलब किसी वस्तु को बनाने में अगर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होगी तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, जो मार्जिनल प्राइस होता है ना वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लागत अगर लिमिट में होगी तो प्राइस भी उसका क्या होगा, लिमिट में होगा। तो इसलिए ना उसकी जो लागत होती है, किसी भी चीज़ की लागत, उसको कम करने के लिए लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा व्यापारियों को अच्छी मशीन या बढ़िया उद्योग प्रदान करना जिससे उनकी उत्पादकता की दर बढ़ सके, वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सके, या फिर सरकार के द्वारा अधिक कीमत वाली वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करना। अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा भी हो जाती है तो सरकार उस पर सब्सिडी या अनुदान या फिर आर्थिक सहायता देकर उसकी कीमत में कंट्रोल कर सकती है और आधा भुगतान वो खुद ही कर सकती है, ताकि जनता को वह कम कीमत पर उपलब्ध हो सके, तो जनता को कुछ छूट भी मिल सके, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम देखें, यदि सरकार किसी प्रकार की लूट और किसी प्रकार की जो है नीति का निर्माण करती है, सरकार ने क्या करा, इसके विपरीत अगर सरकार किसी प्रकार की कोई नीति का निर्माण करती है और उसको लागू कर देती है जो कि केवल कुछ विशेष वर्गों और अमीरों को या फिर पार्टी, ठीक है, या फिर पार्टी के लिए होती है और जिनसे आम जनता को कोई लाभ नहीं होता, मतलब सरकार क्या करती है, अब उनके लिए नीति बना रही है जो अमीर वर्ग है, गरीबों के ऊपर या आम जनता के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रही, जिनसे आम जनता को क्या होगा, लाभ नहीं होगा या प्राप्त ही नहीं होता, केवल अमीर वर्गों को ही लाभ प्राप्त होता है। तो वह नीति जनता के लिए, हित के लिए नहीं होती, ठीक है। कुछ वर्गों के द्वारा सरकार को धन दिया जाता है। सरकार को मान के चलो कुछ अमीर पार्टी क्या करती है, सरकार, एक व्यक्ति है वो सरकार बनाना चाहता है, जब सरकार की बात करते हैं, और अमीर वर्ग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें सरकार जितवा, मतलब तुम्हारे को जितवा देंगे, तुम हमारे लिए नीति का निर्माण करना इस प्रकार की, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारी सरकार बन जाएगी और उसके बाद तुम हमारे लिए काम करना। तो क्या होता है कि कुछ अमीर वर्ग ना इसी तरह ना धन देकर सरकार बनवा देते हैं और साथ ही साथ उन सरकार को क्या बोलते हैं कि इस प्रकार की नीति बनाओ जो हमारे लिए फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। सरकार को धन दिया जाता है तो वह सरकार धन की लालसा में आकर उन अमीर वर्गों के लिए क्या बनाएगी, लोक नीति का निर्माण करती है। इस प्रकार की नीति से समाज का कल्याण संभव नहीं है, ठीक है, इससे क्या होगा, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि धन की लालसा में आकर सरकार क्या कर देती है, कुछ अमीर वर्गों के पास चली जाती है और उन्हीं के लिए कार्य करती है। सरकार को बिना किसी भेदभाव के समाज के कल्याण के लिए, मतलब लोगों के भले के लिए ही क्या बनाना चाहिए, कोई भी नीति का निर्माण करना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। लोक नीति का निर्माण करते समय सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार की नीति का चयन करना है। मतलब कभी भी लोक नीति बनाई जाती है, सरकार के द्वारा बनाई जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस प्रकार की नीति हमें चुननी है और उसको लागू करना है। लोक नीति का निर्माण करने में सरकार को अधिक से अधिक संस्थाओं का समर्थन होता है, ठीक है। लोक नीति कभी भी सरकार बनाती है तो वो अकेले नहीं बनाती, उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट या फिर संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग संस्थाएं क्या करती हैं, उनका साथ देती है किसी भी नीति को बनाने में। लोक नीति का निर्माण करने में सरकार के साथ साथ संस्थाओं और हित समूह, ठीक है, हित समूह जो होते हैं ना, जिनकी विचारधारा क्या होती है, एक ही प्रकार की होती है और उसमें एक ही प्रकार के विचारधारा के लोग शामिल होते हैं और वो एक ही प्रकार की नीति का जो है, एक ही प्रकार की नीति का निर्माण करने के लिए सरकार को क्या करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, तो वही इस समूह के लाते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी लोक नीति का निर्माण करने में, सरकार का, संस्थाओं का और हित समूह का।
फिर इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, राजनीतिक शक्ति का बंटवारा। तो देखो राजनीतिक शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला, सबसे पहले आरंभिक समय, अगर प्राचीन समय की बात करें या फिर मध्यकाल की बात करें, तो जब भी नीतियाँ बनाई जाती थी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तो निवेशकर्ता या बिजनेसमैन या फिर उद्योगपति जो होते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति के द्वारा की ही नीति का निर्माण किया जाता था। ठीक है, बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि उनको ही समाज में सर्वोच्च माना जाता था, सबसे बड़ा। यही है जो नीति का निर्माण कर सकते हैं और हमारे लिए हमारा जो जीवन है उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि इनको सर्वोच्च माना जाता था, क्योंकि ये अमीर वर्ग थे। दूसरी बात करते हैं आधुनिक काल की। पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है आधुनिक काल, जो प्राचीन काल और मध्यकाल के बाद वाला काल है। आधुनिक काल में अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए या फिर आर्थिक विकास करने के लिए सरकार की भूमिका का होना जरूरी है। अब अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए सरकार नीति का निर्माण करती है और संविधान की सभी धाराओं को ध्यान में रखकर ही वह नीति का निर्माण करती है। सरकार क्या करेगी, कोई भी नीति बनाएगी और वह संविधान की सभी धाराओं या पहलुओं को या तथ्यों को देखकर ही क्या करेगी, उसके अंडर में रहकर वो नीति का निर्माण करती है सरकार। ठीक है, तो ये होता है आजकल, ये वर्तमान स्थिति और वो पहले की स्थिति थी। अब क्या हुआ, लोक नीति के आयाम पढ़ेंगे हम। पहला, लोक नीति के विश्लेषण, मतलब उसका अध्ययन करने के लिए या जांच पड़ताल के लिए 4 आयाम होते हैं, बहुत ही सिंपल है, वो भी देखते हैं। वर्तमान में बनाई जाने वाली नीतियों का प्रभाव, सरकार के द्वारा जनता के भले के लिए जो भी नीति बनाई जाती है, वो सरकार नीति बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान देती है कि जो भी नीति समाज के हित के लिए या भले के लिए बनाई जा रही है, उससे भविष्य में जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये नीति सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वर्तमान में देखने को मिलती है। जब भी सरकार कोई नीति का निर्माण करती है तो वो भविष्य को भी ध्यान में रखकर करती है कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। दूसरा आता है प्रोत्साहन करना। ठीक है, एप्रिसिएट करना, ये कह सकते हो आप, समर्थन करना। नीति का निर्माण करते समय जो मतलब कि या नीति का निर्माण करते समय उसको उस नीति को लागू करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि इस नीति से किस किस को प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, और मतलब ये जो नीति है वो कौन कौन लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत सही नीति बनाई गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नीति से प्रभावित हैं तो यह नीति समाज के कल्याण के लिए है। तीसरी बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, मतलब आज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में। आज के भारत में किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण यदि सरकार के द्वारा किया जाता है वो तो लोक नीति हो गई, और वह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हो, मतलब आर्थिक विकास के लिए हो, तो वह लोक नीति समाज के कल्याण के लिए है। परंतु वह नीति प्रभुत्वशाली या अमीर वर्गों के द्वारा, जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं उनके द्वारा प्रभावित ना हो, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकता है, आम जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये कई बार जो टॉपिक है ना इसके अंतर्गत क्या होंगे, कई ज़्यादा जितने भी टॉपिक है ज़्यादातर वो रिपीटेड है। ठीक है, तो बस आपको ब्लैक पॉइंट जो है वो याद रखने, जो मैंने आपको बताया, हैशटैग लिख के बताया, हित समूह और लोक नीति, ये सब। अब जानेंगे हम हित समूह और लोक नीति, ये अपना अगला टॉपिक है। तो देखो, हित समूह एक ऐसा समूह होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसकी जो मतलब इसका मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। हित समूह एक ऐसा समूह है, मतलब ग्रुप है, मिलकर बनाया जाता है जो, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जनता क्या होती है, मिलकर एक समूह बना देती है, और इसमें शामिल सभी व्यक्ति के विचार और उद्देश्य, जो एम होता है, उनका लक्ष्य होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। ये एक ही प्रकार की क्या करते हैं, कोई कार्यक्रम को, एक ही प्रकार का कार्यक्रम चाहते हैं, जो सरकार से क्या करेंगे, ये मांग करेंगे और सरकार उस मांग को पूरा करेगी। ठीक है, उस पर नीति बनाएगी। तो ये इसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं, ये इसके विचार और उद्देश्य वो समान होते हैं, और ये आपस में मिलकर एक कार्यक्रम बनाते हैं, जिसको हम हित समूह कहते हैं। और अब बात करते हैं हम थॉमस आर डाई के अनुसार हित समूह क्या है। समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं तथा अनेक प्रकार के हित समूह भी बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जिसमें जैसे मान के चलो बहुत सारे व्यक्ति हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वुमेन को क्या मिलना चाहिए, एम्पावरमेंट, या मतलब कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करना चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी लिमिटेशन या सीमाएं बनानी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग विचार हैं। तो कुछ लोग जो होंगे ना, किसके सपोर्ट में होंगे, महिला के सशक्तिकरण के सपोर्ट में, मतलब महिलाओं को पावर मिलनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए, नारीवाद के समर्थक में होंगे। तो क्या होगा, जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, वो मान लेते हैं ए ग्रुप हो गया।
बी जो है वो क्या मानता है, महिलाओं के ऊपर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, जैसे कि उनको 8 बजे के बाद या रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको मतलब कि कोई भी जॉब वगैरह नहीं करनी चाहिए, उनको केवल घर के कार्य तक ही सीमित रखना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी विचारधारा वो अगर कुछ लोग अगर इसके सपोर्ट में होंगे तो वो बी ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार 2 प्रकार के हित समूह बन गए, एक चाहता है महिला सशक्तिकरण, दूसरा चाहता है महिला को सीमाएँ, महिला की ऊपर क्या होनी चाहिए, कुछ सीमाएँ होनी चाहिए। तो ये है थॉमस आ डाई के अनुसार ये बताया गया कि देखो इसमें ना अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लोग होते हैं और अनेक प्रकार के हित समूह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, हित समूह भी अलग अलग प्रकार के हो गए। तो इसके बाद इसमें बोला गया है, देखो अलग अलग प्रकार के हित समूह हो गए और हित समूह अलग अलग भी होते हैं, जिसके कारण थॉमस आ डाई का कहना है कि समाज में हित समूह की अलग अलग विचारधारा होने के कारण उनके लिए लोक नीति का निर्माण करना एक समस्या बन गया है कि भाई सरकार अब किसके लिए करे। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ जनता चाहती है कि भाई इस महिला को सशक्तिकरण हो, वो राइट्स दो, कुछ कह रहे हैं कि मत दो। तो अब सरकार किसकी सुनेगी, जनता तो दोनों है। तो इसमें क्या होता है, सरकार के सामने बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर किसी की समस्या अलग अलग है। ठीक है, और हर कोई व्यक्ति जो है अलग अलग नीति चाहता है। ये अलग नीति जो हित समूह ए है वो अलग नीति चाहता है और हित समूह बी है वो अलग नीति चाहता है। तो ऐसे में क्या करेगी सरकार, नीति बनाने से पहले ना उन सबकी राय ले लेगी और उसके बाद ना उन सबको समझाएगी या सुझाव वगैरह देगी। वो एडवर्टीज़मेंट वगैरह कर सकती है या फिर कोई मीडिया वगैरह के थ्रू सरकार क्या करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी। जब तक उनकी विचारधारा सेम ना हो जाए या मेजॉरिटी जिसे हम कह सकते हैं ना, अगर वो मेजॉरिटी ना हो या बहुमत ना मिल जाए उस नीति के लिए जो कि सही है, ये क्योंकि 2 ऑप्शन है, महिलाओं को राइट्स दो या ना दो। तो जब तक बहुमत नहीं मिलता ना तब तक सरकार क्या करेगी, उनको एडवर्टीज़मेंट या मीडिया के थ्रू समझाती रहेगी। जहाँ वो एग्री हो जाते हैं वहीं सरकार क्या करेगी, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी कि किस पे नियम बनाया जाना चाहिए या नीति बनानी चाहिए। तो ये था। फिर इसके बाद बात करते हैं हित समूह का लोक नीति में योगदान। अब कोई भी सरकार नीति बनाती है तो उसमें हित समूह का क्या योगदान होता है वो देखते हैं। सरकार के द्वारा लोक नीति का निर्माण करते समय अलग अलग हित समूह अपना योगदान देने का प्रयास या कोशिश करते हैं, लोक नीति को प्रभावित करते हैं और सामाजिक मांग के द्वारा सरकार को लोक नीति बनाने पर मजबूर करते हैं कि सरकार क्या करे, उनके लिए लोक नीति बनाए उनके भले के लिए। फिर आता है इसके बाद हित समूह के भाग। हित समूह को आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक हित समूह, इसमें अर्थव्यवस्था के जितने भी वो होते हैं आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या आर्थिक विकास के लिए क्या करते हैं, समाज से सामाजिक मांग करते हैं सरकार से। दूसरा है लोक हित के लिए, मतलब कुछ लोग क्या चाहते हैं, लोगों का कल्याण हो, समाज के अंदर लोगों के किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो इस प्रकार की नीति का निर्माण करवाना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सामाजिक मांग करते हैं सरकार से कि सभी को क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए इक्वल। फिर आता है पेशेवर हित समूह, इसमें ना बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं या निवेशकर्ता उनसे संबंधित है ये। फिर आता है इसके बाद ये अपने तो भाग हो गए हित समूह के। अब ये बात करते हैं हित समूह के योगदान और मतलब हित समूह के लाभ और हानि। फिर इसके बाद ये यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो और समझते हैं। बाकी इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो वो कैसे बन के आता है। अलग अलग हित समूह के द्वारा, ठीक है, अलग अलग हित समूह के द्वारा सामाजिक मांग की जाती है। बहुत सारे हित समूह क्या करते हैं, सामाजिक मांग करते रहते हैं और सरकार उस मांग को पूरा करने के लिए नीति का निर्माण करती है। ये भी हमने जान लिया। इसमें सरकार को ये पता चल जाता है कि समाज में किस प्रकार की समस्या विद्यमान है, ठीक है, समाज में किस तरह की समस्या क्या है मौजूद है और उनको दूर करने के लिए मुझे किस प्रकार की नीति का निर्माण करना है। क्योंकि ना हित समूह क्या करते हैं, अलग अलग हित समूह बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, बड़े लेवल पर ना बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि इस प्रकार के लोग हैं और ये चाहते हैं कि मतलब कि इस प्रकार की नीति बनी चाहिए। क्योंकि उसमें जो मतलब जहाँ पे वो हित समूह बनाया गया वहाँ पे क्या कई प्रकार की समस्या मौजूद है, तभी तो वो हित समूह बनाया गया। और अगर वो बड़े लेवल पे पता लग जाता है तो सरकार को खुद ही साफ नज़र आ जाता है कि भाई यहाँ पे एक हित समूह है जो इस समस्या से जूझ रहा है और इस समस्या को दूर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया। तो सरकार क्या करेगी, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगी और लोक नीति बनाएगी। दूसरा आता है अपना हित समूह के द्वारा सरकार को जो सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी, ठीक है, हित समूह से पहले की बात करें, जो सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हो रही थी उस समूह के द्वारा मतलब हित समूह के द्वारा सरकार को सूचना प्रदान की जाती है। सरकार को सूचना मिल जाती है खुद ही हित समूह जब कार्य करना शुरू करते हैं या फिर मांगे करना शुरू करते हैं तब। तीसरा, समाज में कई प्रकार की समस्या विद्यमान होती है।
उन सभी समस्याओं का समाधान केवल सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार तो भाई कहाँ तक काम कर सकती है, क्योंकि देश जो बहुत बड़ा, एक सरकार है अपनी केंद्रीय सरकार, ठीक है, माना कि राज्य सरकार भी है, लेकिन बहुत मतलब कि ये ना सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ना अलग अलग समूह भी क्या करते हैं, इनका साथ देते हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम को दूर करने में, और इनके कार्यों में हाथ बटाते हैं इनके, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो लाभ थे ना, ये बेनिफिट वो यही है, एडवांटेज। बाकी अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। तो देखो, हित समूह के योगदान की हानियाँ। अगर हित समूह का योगदान अगर होता है तो भाई कौन कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, हानियाँ हो सकती है, वो देखते हैं। हित समूह के द्वारा सरकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, ठीक है, सरकार की जितनी भी समस्या है उसको दूर किया जाता है। तो एक समय के बाद हित समूह और सरकार के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, मतलब वो भाई एग्रीमेंट कर लेते हैं और सरकार केवल हित समूह के लिए ही कार्य करती है। एग्रीमेंट हो जाता है कि हित समूह जो है इसके लिए काम, मतलब सरकार क्या करेगी, अब इस हित समूह के लिए काम करेगी, एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में। और वो क्या करते हैं, सरकार उस हित समूह के ऊपर ध्यान देती रहती है जिसमें वो जनता के ओर से भटक जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि हित समूह जो जनता के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस हित समूह में सारी की सारी जनता शामिल हो, ठीक है। अगर सरकार केवल एक ही हित समूह की ओर ध्यान देती रहेगी तो बाकी जनता को अगर नकार देगी तो ऐसे में समाज का कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा है, हित समूह के अंतर्गत एक ही विचारधारा के लोग शामिल किए जाते हैं, ठीक है, परंतु जैसे समय बीतता जाता है, मान के चलो एक हित समूह 2014 में बनाया गया, ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए। वो चाहते हैं कि गरीबी को दूर करो, गरीबी को दूर करो, या फिर शिक्षा का विस्तार करो, शिक्षा को फैलाओ। इसके लिए क्या बनाया गया है, वो बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, हित समूह बनाया गया है कि हमें शिक्षा का विस्तार करना है, गरीबी को दूर करना है और अंग्रेजी शिक्षा को लाना है भारत में। तो इस प्रकार की मांग क्या कर रही है, जनता कर रही है कि हित समूह कर रहा है, कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हित समूह तो बन गया, उनकी विचारधारा भी एक है, क्या 3 मांग करी उन्होंने, गरीबी हटानी है, शिक्षा का विस्तार करना है, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा भारत में शामिल करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, तो क्या हो गया, 2014 के बाद 2015, 16, 17 आ गया। अब 3 साल बाद तक वो क्या है, जो ये है समूह, वो मांग कर रहा था, सरकार को समझ भी है, सरकार को क्या है, दिखाई भी दे रहा है कि ये हित समूह है जो मांग कर रहा है। अब क्या हुआ, कुछ जो हित समूह के अंदर लोग शामिल थे उसमें से एक ने क्या बोला कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, उनके विचारधारा में अंतर आ गया। बाकी सब क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, भारत में शामिल होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही 2017-18 आ गया तो जो हित समूह के अंदर एक वो था व्यक्ति, उसने क्या कह दिया, अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पश्चिमी दुनिया का विकास होगा, तो अब हमें अंग्रेजी शिक्षा भारत में नहीं चाहिए, हिंदी शिक्षा ही रहने दो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, हित समूह के विचारधारा में अंतर आ जाता है, जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है और उनको जो हित समूह है वह टूट जाता है, ठीक है। जो उनका खुद का ग्रुप था एक ही विचारधारा का, वो टूट जाता है। बाकी यही थी अपनी हानियाँ। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो कि 6th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो, उन तक वीडियो ये पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड इसके बाद अपनी जो यूनिट 5th है, जो कि लास्ट यूनिट है, उसके बाद अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपकी पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।